नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तोश रावत पॉडकास्ट की इस स्पेशल एपिसोड में। आज की हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर स्वीटी चौबे मैम, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है रायगढ़ के अपेक्स हॉस्पिटल में और डायरेक्टर हैं फिजियोफेनिक क्लिनिक के। आज हम जानेंगे कपिंग थेरेपी के बारे में, नीडलिंग और एक्यूपंक्चर्स के डिफरेंसेस के बारे में, काइनेसियोलॉजी ट्रैपिंग और स्पोर्ट्स ट्रैपिंग के बारे में। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, बने रहिए और एंजॉय करिए। डॉक्टर स्वीटी मैम, स्वागत है आपका तोश रावत पॉडकास्ट में। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। एंड इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। इससे पहले डॉक्टर यशाकृति मैम और डॉक्टर पंकज सर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑलरेडी वो हमारे शो पे आ चुके हैं। ओके। और पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फिजियोथेरेपी में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? एक्चुअली मैं एक कैंसर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हूँ। साथ में मैं पूरा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी का मैनेजमेंट करती हूँ, जैसे काइनेसियो टेपिंग होता है, कपिंग थेरेपी होता है, नीडलिंग होता है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ चलता है। और बेसिकली हर एक फिजियोथेरेपी यूनिट का मोटिव ये रहता है, या फिर वहाँ पे न्यूरो रिलेटेड ट्रीटमेंट हो रहा है या तो ऑर्थो से रिलेटेड होता है, बट हमारे यहाँ पे स्पेशली स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी का होता है। ओके। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस तरह के पेशेंट आते हैं, मतलब किस तरह की इंजरीज के लिए आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं ACL टीयर वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर जो बच्चे हैं अभी समर कैंप वगैरह में जो स्पोर्ट्स में अचानक से उतरे, जस्ट जो समर कैंप है उसका यूटिलाइज करने के लिए, तो अचानक से जाने की वजह से क्या हुआ, उनको एंकल स्प्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, या फिर थोड़ा मसल टीयर हो गया, शोल्डर डिसलोकेशन हो गया। तो इस तरीके के पेशेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उनकी जो इंजरीज होती है वो बिना किसी ट्रेनिंग के करते हैं इसीलिए, या फिर क्या किस चीज़ के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये होती है कि अगर हम ग्राउंड में उतरते हैं तो उससे पहले क्या है, हम लोग की बॉडी को हम लोग को प्रिपेयर करना है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। हर स्पोर्ट्स में अपना एक वेलोसिटी होता है कि कितने वेलोसिटी से हम खेलते हैं, या फिर रेस्टिंग टाइप ऑफ गेम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेनस एक्टिविटी कैसा है स्पोर्ट्स में। किसी में बहुत ज़्यादा रनिंग होता है, किसी में फुट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया। क्रिकेट में क्या रनिंग वाला बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो पर्सन स्पोर्ट्स में उतरता है तो फिजिकल एक्टिविटी पहले इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग गेम्स खेलने के पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस हो गया, उसके बाद थोड़े स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। आफ्टर डैट जो स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा जिस बॉडी पार्ट और मसल का यूज़ होता है उससे रिलेटेड हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। और आफ्टर जो हमारा गेम और स्पोर्ट्स हो गया, हाफ एन आवर का 1 आवर का जो भी हमारा प्ले टाइम है, उसके बाद एक कूल डाउन एक्सरसाइजेस होती हैं। तो वो एक्सरसाइजेस को भी हम लोग को प्रॉपर करना है, तब जाके क्या है, वो पेशेंट भी ठीक रहेगा, वो पर्सन भी ठीक है जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और इंजरी के चांसेस भी कम रहेंगे। बट अपना क्या होता है कि जो बच्चे हैं या फिर कोई एथलीट है, डायरेक्ट अगर उतरते हैं विदाउट किसी ट्रेनिंग, तो इसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, जैसे जो टॉप लेवल के एथलीट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल रहते हैं। सो जो कॉमन हम लोग के जैसे हैं, कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जो छोटे जगह से जा रहे हैं, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ रहती नहीं है, जिस वजह से जो इंजरीज होती है उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आप जैसे डॉक्टर्स उनके लिए कंसल्टेंसी देते हो। सो क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में, मतलब सबसे ज़्यादा इंजरीज किस स्पोर्ट्स में होती है? देखो, सबसे ज़्यादा जो इंजरी है वो डिफेंडिंग टाइप ऑफ गेम में ज़्यादा होता है। जैसे अपना फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इसमें क्या है, 2 टीम्स रहती है। एक बॉल के लिए हम बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग एक्टिविटी करते हैं, जिसमें फुट वर्क का बहुत ज़्यादा है। फुट वर्क मतलब कि रनिंग के साथ साथ हम लोग को डिफेंड भी करना है वो बॉल को बचाने के लिए, जैसे फुटबॉल वगैरह में होता है, हॉकी में होता है। तो इसमें क्या, चोट लगने के चांसेस बढ़ जाता है। या तो स्पोर्ट्समैन जो वहाँ पे खेल रहे हैं वो दोनों के पैर टकराने की वजह से होता है, या फिर प्रॉपर रनिंग के टाइम पे ग्राउंडिंग नहीं हो पा रहा है, या तो डिफेंड करने में जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं अचानक से वो मोमेंट के लिए वो मतलब सहमति नहीं दे रहे हैं मसल्स, और अचानक से हम कर दिए,
तो उस समय में स्प्रेन आने का चांसेस हो जाता है, टीयर आने का चांसेस हो जाता है। तो स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, पहले हम लोग को उसके लिए प्रॉपर अपने कोच से सलाह लेना है कि सर जिस तरीके का हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। और फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, हर एक फील्ड में आजकल तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो विदाउट फिजियोथेरेपिस्ट के तो मत ही उतरिए। अभी ऐसा बहुत सारा हुआ है केसेस की कुछ बच्चे जैसे कबड्डी प्लेयर्स हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, अचानक से कबड्डी खेलने के लिए चले गए हैं और उसमें भी मैच के वक्त ऐसा हुआ कि लेग पकड़ना, लेग पुलिंग वगैरह होता है, काफ़ी मोच आ जाना, एसीएल इंजरी हो जाना, इस तरीके का चीज़ें हुई हैं। उससे फिर क्या होता है, पेशेंट 1 साल तो फिर घर बैठ जाता है क्योंकि उनको पता नहीं है अब कहाँ पे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे हम जाएं अब ये एसीएल का, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। और ऐसे में क्या होता है, जो स्पोर्ट्समैन है 1 साल वो अब डिले हो गया, जो एक्टिविटी उसको करना था, खेलना था। तो इससे क्या थोड़ा डिप्रेशन भी होता है कि मैं एक मैच खेल के घर में बैठ गई या बैठ गया। फिजिकली इंजर्ड होने के साथ साथ मेंटली भी उनको प्रॉब्लम आ जाता है। मेंटली काफ़ी ज़्यादा होता है। और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्पोर्ट्स वाले, उनका मेन डिमांड रहता है कि मैम जितना जल्दी हो सके हम लोग को गेट बैक टू आवर ग्राउंड कीजिए, कि मैम हम खेल सकते हैं क्या 2 दिन के सेशन के बाद में। तो उनको बताया जाता है कि जो भी अभी आपका जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है पर्टिकुलर इंजरी से रिलेटेड, तो उसमें टाइम लगेगा, इतना हड़बड़ी नहीं करना है, बिकॉज एक बार इंजरी हो गई उसके बाद में पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा सा, तब जाके ही वो हील हो पाएगा। पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ ऑब्वियस। सो फिजियोथेरेपी के जो रिहैबिलिटेशंस है उसको एक्सप्लेन करिए मैम, क्योंकि इस चीज़ को शायद बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है, रिहैबिलिटेशन जो वर्ड है, रिहैबिलिटेशन एक काफ़ी बड़ा वर्ड होता है जिसके अंदर बस फिजियोथेरेपी ही नहीं होता। ओके। रिहैबिलिटेशन इज़ एन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब कि इसमें एक जन डॉक्टर के रहने से या कोई स्पेशलिस्ट के रहने से पेशेंट ठीक नहीं होता है, इसमें हम लोग को टीम वर्क करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसको नी जॉइंट की इंजरी हो गई है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो एक स्पेशलिस्ट होगा वो ऑर्थोपेडिशियन होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे जो पेशेंट का पहले स्क्रीनिंग डायग्नोस करेंगे कि कैसा इंजरी किस टाइप का, अब इस पेशेंट का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा या फिर ऑपरेटिव होगा। तो वहाँ उस स्पेशलिस्ट ने डायग्नोस किया है और अपना बताया कि अब इसका सर्जरी प्रोटोकॉल होगा। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है कि पेशेंट को सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव केयर देना, कि ये पार्ट या ये मसल्स की इंसिजन होगी, कटिंग होगी, तो बाद में क्या उसमें स्ट्रेंथनिंग लॉस हो जाएगा, तो हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर पहले देंगे, आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देंगे। तो यहाँ पे 2 स्पेशलिस्ट का वर्क हो गया है। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गया पेशेंट को, तो आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर ब्रेस वगैरह लगा के रखते हैं, बाहर से हम एक डिवाइस पहनते हैं, तो वो डिवाइस बनाने वाले प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट होता है ना। तो डिफरेंट इंजरी से रिलेटेड हम लोग को जो जो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में उनको ऐड करते हैं। और मेन एम हमारा ये रहता है कि वो पेशेंट ठीक हो जाए, मतलब ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एक पेशेंट के लिए पूरा ट्रीटमेंट प्लान को टेलर कर रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन एक्चुअली ये होता है। तो इंजरीज के अकॉर्डिंग या फिर प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसका टाइमिंग रहता होगा इस। ऑब्वियसली ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और पेशेंट खुद एक जब रिहैबिलिटेशन यूनिट में आता है तो बोलते हैं कि मैम एक पेशेंट को 1 आवर ट्रीटमेंट हो रहा है, एक को आधा घंटा क्यों। तो डिपेंड अपॉन द इंजरी उनका ट्रीटमेंट प्लान कैसा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो सेम डे में आए हैं, अगर 2, तो इनका किसी पेशेंट होगा जिसका 15 डेज़ का प्लान है, कोई पेशेंट होगा उसका 1 मंथ का प्लान है, कोई पेशेंट आता है जिसका पहले हम मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनका पेन चला गया है, और वहीं दूसरा पेशेंट जिसको इतना पेन है कि मसल स्ट्रेंथनिंग में नहीं जा सकते। तो दोनों की ट्रीटमेंट पैटर्न और टाइम में काफ़ी डिफरेंसेस रहता है। पेन मैनेजमेंट वाला पेशेंट को हम लोग काफ़ी ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन मैनेजमेंट मोडालिटीज़ होती है अपने पास, तो मशीन के थ्रू पहले पेन कम किया जाता है ताकि पेशेंट का पेन कम हो, तब उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज में डालें। और वहीं उसके साइड में जो दूसरा पेशेंट है जिसका पेन ही नहीं है लेकिन वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो उसको मसल स्ट्रेंथनिंग में डालेंगे।
तो वो पेशेंट का टाइम थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वो एक्सरसाइज करेंगे और चले जाएंगे। बट जो हमारे पास दूसरा पेशेंट है उनका मेन फोकस हमारा है पेन मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों में क्या थोड़ा टाइम डिफरेंसेस आता है। सो स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए आपके पास क्या क्या थेरेपीज है, क्या क्या सॉल्यूशंस है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पोर्ट्स इंजरीज होता है पेशेंट को, तो पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा WHO भी यही बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट को हमको पहले प्रिजर्व करना है। पहले हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, आइसिंग करना है, एलिवेट करना है, रेस्ट की पोजीशन में रखना है। बिकॉज अगर वहाँ इंजरी हुई है कि जॉइंट की अगर एनाटॉमी है तो वो बिगड़ी है। जॉइंट एनाटॉमी कहने का मतलब अगर ये दो जॉइंट है तो उसके बीच का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसकी एनाटॉमी है। अगर इंजरी हुई या तो जॉइंट थोड़ा आगे आ गया है, साइड हो गया या फिर पीछे चला गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, जॉइंट की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना है। तो जॉइंट इंटीग्रिटी प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास सपोर्टिव टेपिंग्स होता है, और टेपिंग्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे काइनेसियो टेपिंग होता है, रिजिड टेपिंग होता है, और इसमें भी अलग अलग टेक्निक से उस टेपिंग प्रोसीजर को किया जाता है। और हमारे पास दोनों टेप्स की सुविधा है। अगर पर्सन चाहता है कि वो थोड़ा मूव भी करता रहे, एकदम उसको ये नहीं है कि हम लोग बैंडेजिंग करके बस बैठा ही दिए। और इफ़ हम चाहते हैं कि थोड़ा मसल मूवमेंट भी हो हल्का फुल्का, बट जॉइंट की इंटीग्रिटी बने रहे, तो हम पेशेंट को काइनेसियोलॉजी टेपिंग के लिए काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। और या फिर इंजरी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे माइन्यूट फ्रैक्चर एंड ऑल, उस कंडीशन में हम के टेपिंग ना करके रिजिड टेपिंग का सहारा लेते हैं, और उनको काउंसलिंग किया जाता है कि कुछ दिन तक ये टेप आपको अभी लगा के दिया जाएगा, जिसको आपको अभी प्रोटेक्ट करके रखना है, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करना है। अगर वो मूवमेंट करेगा तो वो जॉइंट का जो इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर है, जिसको हमने टेपिंग के माध्यम से पास लाया है, जो उसका बॉडी में जैसे ही पोजीशन होता है वो हिल जाएगा अगर मूवमेंट करेंगे। तो फर्स्ट हम टेपिंग की हेल्प से उस चीज़ को फिक्स करते हैं ताकि प्रॉपर जॉइंट का प्रोप्रियोसेप्शन बने रहे। सो ये जो काइनेसियोलॉजी टैपिंग के बारे में जैसे बात कहा आपने, तो उसमें ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर वगैरह भी इसी में आते हैं? ड्राई नीडलिंग भी हमारे यहाँ भी होता है। ड्राई नीडलिंग भी मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स को करती हूँ, और यहाँ पे दो डिफरेंस आता है कि ड्राई नीडलिंग क्या है और एक्यूपंक्चर क्या है। ओके, इसको एक्सप्लेन करिए मैम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राई नीडलिंग है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ड्राई नीडलिंग को फॉलो किया जाता है, और ये सब जो ट्रीटमेंट है ये अभी से नहीं हो रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री और काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है अलग अलग नेम से। जैसे अपना ड्राई नीडलिंग के बारे में मैंने बताया, ये वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्टेड है। और वहीं अब हमारा जो एक्यूपंक्चर है वो एक्यू पॉइंट्स के ऊपर में डिपेंड करता है, जो कि चाइनीज़ मेडिसिन को फॉलो करता है। और चाइनीज़ है तो काफ़ी साल पहले से ये एक्यूपंक्चर प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं। और एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि पर्टिकुलर बॉडी में ऐसा माना जाता है कि कुछ एक्यू पॉइंट्स होते हैं जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं नीडल के माध्यम से, तो बॉडी में एक एनर्जी होती है, QI एनर्जी बोला जाता है। QI तो ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, बट इसको चाइनीज़ में इसका प्रोनाउंसिएशन ची होता है, CHEE, ची बोला जाता है उसको। कि अगर हम उस QI पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो है वो बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बना होता है, तो इसमें जो पेशेंट है, जो डिसीज्ड पेशेंट है, वो जल्दी रिकवरी करता है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था, फिर ड्राई नीडलिंग है जो वेस्टर्न कल्चर वाले फॉलो करने लगे, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया। जो नीडल यूज़ होता है वो एक्यूपंक्चर नीडल ही रहता है, बट इसमें हम क्या करते हैं, वो एक्यू पॉइंट्स में ना लगा के ट्रीटमेंट पार्ट में लगाते हैं। ओके। अगर ट्रेपेजाइटिस है किसी पेशेंट को, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम शोल्डर पेन कर रहा है, कंधे के पास में दर्द हो रहा है, नेक का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अचानक से स्ट्रेच किए तो लचक आ गया, बिकॉज अंदर में गांठ जैसे एक स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज ट्रिगर पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, मसल को प्रॉपर स्लाइडिंग करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वो अलग से एक गांठ बना लिया, जैसे एक धागे का एक गांठ होता है ना, वैसे ही। तो निडल के माध्यम से हम उस ट्रिगर पॉइंट को ब्रेक करते हैं ताकि वो वापस से रीअलाइन हो जाए, और जो मसल में स्लाइडिंग मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो उसमें हेल्प करे। तो ये चीज़ का डिफरेंस है इसमें। बाकी जो नीडल हम यूज़ करते हैं ड्राई नीडलिंग में, वो भी एक्यूपंक्चर ही नीडल्स होते हैं, बट कॉन्सेप्ट दोनों का अलग है।
मैम आईसीयू में भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, जी जी किस प्रकार का ये चीज? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है आईसीयू में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फिजियोथेरेपी में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ऑर्थोपेडिक्स होती है, न्यूरोलॉजी होती है, कार्डियोपल्मोनरी होता है, ऑन्कोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स होता है, गायनेक भी होता है, काफ़ी सारे चीज़ हैं इसमें। तो इसमें मेन फोकस क्या है, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं आईसीयू में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि जो आईसीयू में पेशेंट जा रहा है मतलब उसका ये कि वो क्रिटिकली इल है, या तो उसकी बचने की उम्मीद नहीं है उस पेशेंट की, तभी वो पेशेंट आईसीयू में जाता है। जिसको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मेजर इंजरी हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसे आजकल होता है कि पेशेंट अब खुद से सांस नहीं ले सकता, अब एक्टिव नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे आईसीयू में रहते हैं जिसको फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिसमें पेशेंट आईसीयू में गया मतलब वो बेड रिडन है। अब वो अगर पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा तो उसका मसल मास टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और ये माना जाता है कि हर दिन 2% ऑफ मसल मास का ब्रेक डाउन होता है अगर कोई भी पेशेंट आईसीयू में जाता है और टोटली बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन कहने का मतलब है कि वो अब अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता, मतलब कि वो अब डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए किसी पे। तो क्या होता है, जो जॉइंट्स में का जॉइंट्स प्रेशर देती है बहुत ज़्यादा, जो मैट्रेस में हम लेटते हैं, तो उससे क्या प्रेशर सोर बनने की चांसेस हो जाती है। जो बोनी एरिया है हम लोग का, ये जो नोकीले हिस्से होते हैं शरीर के, वो क्या काफ़ी टाइम तक बेड के कांटेक्ट में आने से प्रेशर बनाती है, जिसके कारण घाव बनता है, जिसको बेड सोर या प्रेशर सोर बोलते हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, जो बेड रिडन पेशेंट प्रॉपर उनको उठाना बैठाना, उनके पूरे एक एक जॉइंट्स का मूवमेंट कराना, काफ्स हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग कराना, जितने भी मसल्स हमारे मेन मसल्स हैं सबका स्ट्रेचिंग कराना। कि पेशेंट खुद तो नहीं कर सकता बट फिजियोथेरेपिस्ट आर देयर जो इनकी जॉइंट की केयर करते हैं, उनके मसल की केयर करते हैं। अगर हम उसका केयर नहीं किए तो वो क्या होगा, मसल फाइब्रोज्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा। अगर कोई पेशेंट है वो अगर लेटा है, उसका हाथ अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पोजीशन में, तो वो वैसे ही हो जाएगा। फिर जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो हमको एक रेजिस्टेंस फील होता है टाइटनिंग का। फिर बाद में अगर इन फ्यूचर पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो ये कंप्लेन होता है कि मैम हम हाथ आगे नहीं आ रहा है। तो आईसीयू में ये इंपॉर्टेंस है पहला कि हम जॉइंट इंटीग्रिटी को मतलब मेंटेन करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आईसीयू में पेशेंट अगर है दैट मीन्स उनको वेंटिलेटर कनेक्टेड है। वेंटिलेटर आप लोग ने सुना होगा, जो पेशेंट को सांस लेने में हेल्प करता है, क्योंकि लंग्स वो चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनको निमोनिया होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। चेस्ट में टाइटनेस होता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है, और स्प्यूटम भी जमने लग जाता है, जो अपन बोलते हैं ना कफ एंड ऑल। तो वो क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ निकलने लग जाता है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा। अब पेशेंट के में इतना सारा ट्यूब्स लगा होता है, वेंटिलेटर ट्यूब्स, कि पेशेंट खुद से कफिंग नहीं कर सकता। तो फिजियोथेरेपिस्ट का यहाँ पे रोल आता है कि जो उनके चेस्ट में अभी सिक्रेशंस जमा हो गए हैं उसको मोबिलाइज करना। तो उसके लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, परकशन, वाइब्रेशन, काफ़ी सारी टैपिंग टेक्निक्स होती हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज होता है जिससे पेशेंट का लंग्स क्लियर होता है। टोटल मतलब आईसीयू में अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मतलब पेशेंट की कंडीशनिंग करना है हम लोग को, कि ताकि वो थोड़ा एक्टिव हो जाए और वार्ड में शिफ्ट हो सके। और जो पेशेंट्स थोड़े एक्टिव रहते हैं तो उनको बेड के अराउंड एक्सरसाइज कराया जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स का सर्जरी होता है, उसके बाद उनको आईसीयू में डालना पड़ता है कि अभी आपको थोड़ा मूवमेंट नहीं करना है। तो पहले तो बेड एक्सरसाइज कराया जाता है पेशेंट को, कि हम पेशेंट को जब एम्बुलेट कराएंगे, एम्बुलेट कहने का मतलब होता है फर्स्ट वॉक आफ्टर सर्जरी या आफ्टर जो भी कंडीशन है पेशेंट का। अब 5-6 दिन पेशेंट बेड रिडन था, अब उसका फर्स्ट वॉक है, तो फर्स्ट वॉक करेगा पेशेंट तो उसको चक्कर आएगा, मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, कपकपी जैसा आएगा। तो हम बेड में ही पहले पेशेंट को 4-5 दिन एक्सरसाइज कराएंगे, जो हम सेल्फ कराएंगे, पैसिव मोबिलाइजेशन, पैसिव मूवमेंट्स वगैरह कराते हैं। उसके बाद पेशेंट को सपोर्ट करके पहले बैठाएंगे, उसके बाद उनको बेड के अराउंड वॉकिंग स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे पेशेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, स्ट्रेंथ आएगा, फिर पेशेंट खुद से वॉक करने जाएगा। तो ये प्रोसीजर को भी रिहैब बोलते हैं। मतलब कि जितने मेडिकल कंडीशंस है उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है हर चीज़ में। ऑब्वियसली।
सो आपने स्टार्टिंग बात किया था कैंसर रिहैबिलिटेशन का। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैंसर रिहैबिलिटेशन होता क्या है ये? देखो बेसिकली जो कैंसर रिहैबिलिटेशन होता है ये एक सुपरवाइज प्रोग्राम है, बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए है, जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं उनके लिए है। तो इसमें क्या होता है, जो कैंसर वाला पेशेंट होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरता है। उसका मेन ये प्रॉब्लम नहीं कि उसको कैंसर ही हो गया है। हाँ। कैंसर तो एक चलो उनको बीमारी हो गई है, बट उसके साथ साथ उनका क्या है, फिजिकल फिटनेस, उनका थिंकिंग, उनका इमोशन, उनका काम करने का पैटर्न, मसल का स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाना, मतलब बहुत सारी डिफरेंसेस आती, दिक्कतें आती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई वो नहीं है, मतलब सब खराब हो जाता है उस पेशेंट का। तो कैंसर रिहैबिलिटेशन के माध्यम से हम पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, मसल का इंटीग्रिटी मेंटेन कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, उनका जो भी इमोशनल लेवल है उस पे काम करते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, रिहैबिलिटेशन कोई एक का काम नहीं होता है। जी। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरा रोल एज अ कैंसर रिहैबिलिटेशन के अंदर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट का है, जिसमें मैं पेशेंट का बोन्स, मसल, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उस पर फोकस करूँगी कि मेरा जो पेशेंट है कैंसर का उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है। अगर पेशेंट को माउथ का कैंसर है तो भी उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जॉ ओपनिंग में दिक्कत आता है, फीडिंग प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीच नहीं हो पाता है। तो हम लोग मेन अपना एक गोल बनाते हैं कि पेशेंट को कैसे हम लोग को पहले जैसा बनाना है। तो जो कैंसर रिहैबिलिटेशन होता है ये 4 पार्ट्स में होता है। जो पहला होता है हमारा प्री रिहैबिलिटेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट द डे हमारे पास ओपीडी में आया है या फिर कोई सर्जन के पास आया, ऑन्को सर्जन के पास में, या कोई डिपार्टमेंट, ये कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है कि कुछ कैंसर के सिम्टम्स सोच सकते हैं क्या। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट उसको जो डायग्नोस होता है कि इस पर्सन को कैंसर है, तो वहाँ से उनका रिहैबिलिटेशन फेस स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीनिंग करने से लेके उस पेशेंट को बताने तक उनको कैंसर है और पेशेंट उस प्रॉब्लम के साथ जीता है और फिर उसको कम्बैट करता है। कम्बैट मतलब उसके साथ रहना सीख जाता है और खुद ही फाइट करता है उस कंडीशन से। तो वहाँ तक का फेज़ हमारा पूरा रिहैबिलिटेशन का होता है। और फर्स्ट फेज़ में ये है कि पेशेंट की डायग्नोसिस हुई कि पर्टिकुलर ये पार्ट का कैंसर है पेशेंट को, तो वो फर्स्ट स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में क्या होता है, रिस्टोरेटिव फेज़ बोला जाता है उसको। रिस्टोरेटिव फेज़ में क्या होता है, पेशेंट का जो कंडीशन है जो अब ख़राब हो रहा है, जैसे मैं वही बताई, चलने फिरने में दिक्कत आ रहा है, बेड रिडन हो गया पेशेंट, वापस पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फटीग हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, न्यूरोपैथी भी होती है पेशेंट्स को, साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे हैं जब कीमो या रेडियोथेरेपी पेशेंट्स को चलती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रहा है, तो पेशेंट का हम कंडीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे ध्यान देंगे, कार्डियो रेस्पिरेटरी पे ध्यान दिया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम पे ध्यान दिया जाएगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकता, एक एक करके हम स्टेप्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और वो पेशेंट के साथ अचीव करते हैं। तो ये हमारा रिस्टोरेटिव फेस में आ गया कि अब ये पेशेंट को कैंसर हो गया है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, अब इसको हम कैसे रिस्टोर करें। थर्ड फेज़ हमारा होता है सपोर्टिव फेज़। पेशेंट को हम मेंटली तो सपोर्ट करते हैं डिफरेंट काउंसलिंग करके, बट अगर पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, डिसेबिलिटी आ रही है, वो काम नहीं कर पा रहा है पहले जैसे उस कैंसर के वजह से, तो पेशेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, कि अगर उसको बोन्स का कैंसर हो गया है तो बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, मसल मास ठीक से नहीं है, पेशेंट कोई सामान पकड़ नहीं पा रहा है और मान लो उसका काम क्या है कि हाथ से एक्टिविटी करने का, तो फर्स्ट फोकस हमारा रहेगा कि हाथ को ठीक करना है, पेशेंट का लिम्ब को ठीक करना है ताकि वो घर बैठे अपना काम कर ले, क्योंकि कैंसर तो हट नहीं सकता, कैंसर तो अपना काम कर रहा है, जी। कीमो रेडियोथेरेपी भी चल रही है, बट साथ में जो अदर जॉइंट मसल में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे ठीक करें। तो पेशेंट की कैंसर से डेथ इस कैंसर के माध्यम से नहीं होती है, मेन वो और भी जो कंडीशन मैनिफेस्ट कर रहा है उसकी वजह से हो जाती है। ओके। कैंसर तो पेशेंट को रहता ही है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है, बट उस ट्रीटमेंट से या मेडिकेशन से पेशेंट को जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो इस साइड इफ़ेक्ट से पेशेंट चले जाता है।
तो रिहैबिलिटेशन का मेन रोल यही है, जिसलिए इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। और इवन WHO भी यही बोलते हैं कि फ्रॉम द डे फर्स्ट द पेशेंट इज डायग्नोस्ड कि ही और शी सफरिंग विद कैंसर, तो आप उस दिन से पेशेंट का एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल स्टार्ट कीजिए। या फिर OPD में आया तो आउट पेशेंट रिहैबिलिटेशन होता है, अगर एडमिटेड है पेशेंट तो इन पेशेंट होता है, या फिर पेशेंट अभी एक्टिव है, बस जांच करा के गया है कि कैंसर है, तो पेशेंट को खुद ही बताओ कि आप कोई थेरेपी सेंटर या रिहैबिलिटेशन यूनिट ज्वाइन करो। मतलब ये रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि एक ही एक्सपेक्ट से हम अगर कीमोथेरेपी या फिर जितने भी कैंसर के रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं उनसे ही कुछ नहीं हो सकता। आपको हर प्रकार के चीज़ों को डील करना पड़ेगा। बिकॉज जो मेडिसिन हम कैंसर में लेते हैं वो हाईली टॉक्सिक होता है, ओके। जिसकी वजह से हम सुने होंगे कि पेशेंट को कैंसर हो गया, बाल बहुत झड़ने लग गए हैं, वो काफ़ी पतला दुबला हो गया, वो पहले जैसा नहीं है, स्वेलिंग आने लग जाता है, लिम्फेडिमा आने लग जाता है। अब जैसे मेरे पास कैंसर वाले काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनकी ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, फीमेल्स वगैरह को, तो उनका जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है वो पहले से ही अब स्टार्टेड है कि हमको पता है कि कैंसर है, ये स्टेज का है, एक टाइम पे आके ऑपरेटिव होगा, उस कैंसर को निकाला जाएगा, उसके बाद में पेशेंट को ये प्रॉब्लम आएंगी। तो बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं सर्जरी के लिए जाते हैं, मेस्टेक्टॉमी होता है, उसके बाद पेशेंट का लिम्ब क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम लोग लिम्फेडिमा बोलते हैं। फिर पेशेंट क्या करता है, अपना हाथ भी नहीं उठा पाता, फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट वाले एरिया में ही सर्जरी होती है। अब वो हाथ अब पहले जैसा नहीं हो पाता, वो पार्ट अब वैसी हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ झेलनी पड़ती है, कंसिक्वेंस झेलना पड़ता है। अब ये हाथ काम नहीं कर रहा है, अब यही वाला बस कर रहा है, तो इसके लिए पेशेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर फिजियोथेरेपी होती है पेशेंट की, स्वेलिंग कम करेंगे, फिर वापस स्वेलिंग कम होगा तो मसल स्ट्रेंथनिंग में जाएंगे, जॉइंट की इंटीग्रिटी को सपोर्ट करेंगे ताकि पेशेंट पहले जैसे अपना एक्टिविटी कर पाए। तो ये होता है मेन कैंसर सर्वाइवर। सो मैम, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जिम एक्सरसाइजेस भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक्चुअली जो जिम एक्सरसाइजेस होते हैं और जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो डील करते हैं हेल्दी बॉडीज़ के साथ। हेल्दी बॉडीज़ यानी आप मैं जैसे हेल्दी, हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जिम एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। योगा भी उसी में आता है? योगा थोड़ा सा डिफरेंट हो ओके, जाता उसमें है। बाद में आएंगे। हाँ, और जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होते हैं, जो फिजिकल थेरेपी स्पेशलिस्ट होते हैं, बेसिकली वो डील करते हैं इंजर्ड पेशेंट्स के साथ में। तो यहीं पे फिर मेन डिफरेंस यही आ गया कि हेल्दी बॉडीज़ के साथ जो रहते हैं, जो ट्रेन करते हैं, वो जिम ट्रेनर्स हैं और उससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज होते हैं। और जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, दे डील विद द इंजर्ड पेशेंट्स। इंजरी से रिलेटेड उनका एक्सरसाइज प्लान बताया जाता है, बिकॉज अपना मेन फोकस मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होता। पहले इंजर्ड पेशेंट है मतलब कि पेन उसका होगा ही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन मैनेजमेंट किया जाता है। पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं जो कि पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं। अगर नी इंजरी है, एल्बो इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, उससे रिलेटेड, उस पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होते हैं। मेन क्या अपना फोकस है, अगर हम लोग चाहते हैं कि मूवमेंट पूरा जॉइंट में आए तो जॉइंट रिलेटेड एक्सरसाइजेस होंगे, मूवमेंट्स होंगे, और मसल में चाहते तो मसल रिलेटेड होंगे। बट जो हम जिम करते हैं वो बेसिकली एस्थेटिक के लिए होता है, पर्सनैलिटी के लिए होता है, आउटलुक के लिए होता है। जैसे जिनको वेट गेन करना है, मसल मास बिल्डअप करते हैं, वेट लॉस करना है तो फिर बाकी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हाई स्ट्रेनस एक्टिविटी वगैरह करते हैं, है ना। बट फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होता। काफ़ी पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हम तो एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, फिर इंजरी कैसे हो गया, या फिर हम यहाँ आके मशीन वाली ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज तो हम जिम में करते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है, हर पार्ट्स के लिए स्पेसिफिक है, हर कंडीशन के लिए स्पेसिफिक है। और जैसे आपने अभी योगा की बात की, तो योगा इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, ओके। जो भी हम लोग को बाहर से तो हील करता ही है बट अंदर से भी करता है। और इसमें भी क्या है, एक बच्चे से लेके ओल्ड एज तक कर सकता है। और हमारा भी जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होता है वो इंजर्ड पेशेंट अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कर सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी जैसा नहीं है, जैसे जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, ऐसा कोई एक्सरसाइजेस नहीं होता। पेशेंट का हम लोग पेन के ऊपर में फोकस करते हैं।
ओके, तो आपके अकॉर्डिंग किस एज से जिमिंग स्टार्ट करनी चाहिए? बेसिकली देखिए, जिम तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। एक बार आप एडल्टहुड में आते हैं, उसके बाद आप जिम स्टार्ट कीजिए, बिकॉज हमारे बॉडी में एडोलेसेंस पीरियड में काफ़ी एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है बॉडी में, तो वो खुद हेल्प करता है मसल मास को बिल्ड करने में। तो उसके साथ साथ आप जिम कर सकते हैं, वो आपका फिटनेस ओवरऑल लुक को एनहेंस करेगा। बट अभी क्या हो रहे हैं, 14 साल के बच्चे भी जिम जा रहे हैं और वहाँ कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग। उनका कोई मोटिव नहीं है कि उनको कंपटीशन के लिए जाना है, कुछ नहीं, बस वेट लिफ्टिंग। उनको ये टास्क करना है कि नहीं, बाकी लोग करते हैं तो मैं भी करूँगा या करूँगी। ऐसे गर्ल्स के साथ भी होता है। तो वेट लिफ्टिंग के दौरान क्या होता है, या तो उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया है, और जो बच्चा है वो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करता है और बैक में इतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, और वेट लिफ्टिंग करने के बाद क्या होता है, उनको लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, कैच हो जाता है। ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, अचानक से वेट लिफ्टिंग किए, बैक पकड़े एंड कोलैप्स हो गए। ये दोनों पैर में अचानक से स्ट्रेंथ खत्म हो गया, नमनेस आ गई और पेशेंट गिर गया, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल इंजरी हो जाती है, डिस्क इंजरी हो जाती है। तो छोटे बच्चे लोग के तो मांसपेशियाँ ऐसे भी वीक होते हैं, बोन्स में इतना स्ट्रेंथ होता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिम भी बहुत अच्छा है, सारे एक्सरसाइजेस भी अच्छी हैं, बट प्रॉपर आप अपने कोच से पहले गाइडलाइंस लीजिए। उनसे पूछिए कि सर मेरा बॉडी इस टाइप का है, मैं ये एक्टिविटी कर पाऊँगा कि नहीं। और मैं तो ये बोलूँगी कि साथ में स्क्रीनिंग होना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिम करते करते किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है पेशेंट, और फिर रहता है कि वो पेशेंट अब नहीं है या डेथ हो गई है पेशेंट की। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, पेशेंट तो जिम कर रहा है, साथ में म्यूज़िक वगैरह बहुत लाउड रहता है, पेशेंट अपना बॉडी कंडीशन देखता नहीं है कि उसको सांस फूल रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बस स्पीकर हेडफोन लगा के एक्टिविटी करते हैं। बट हम लोग को हिम्मत है करने की, बट मसल्स को नहीं है। तो होता क्या, ओवर एक्सर्शन हो रहा है मसल्स को, मसल्स में इतना इनपुट नहीं है, अच्छा डाइट नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम एक्टिविटी कर रहे हैं हाई लेवल की। तो मसल क्या, वो फोर्स को मेंटेन नहीं कर पाती, वो भी थकती है, मसल्स भी फटीग में चली जाती है, जिसके कारण आजकल हम लोग को देखने को मिलता है हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ गए हैं। अचानक से कोई एक्टिविटी करे, ट्रेडमिल में एक्सरसाइज स्टार्ट किए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, कोई बॉडी में क्लॉट है शुरू से, वो जाके हार्ट में फंस गई है ना, या पहले से ही कोई डिसीज़ है जो जिम करते करते वक्त आ गया स्टेनस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो पर्सन है वो जिम कर रहे हो तो सोच रहा है मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ। तो बेटर है कि स्क्रीनिंग हो, प्रॉपर ब्लड टेस्ट हो, एंजियोग्राफी हो, या फिर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि मैं ये एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरी सांस फूल रही है। तो सबसे पहले 2-3 टेस्ट हम कर सकते हैं जिम में करने से पहले। आप पहले 2 सीढ़ी चढ़ के देखिए, ओके। 2-3 सीढ़ी चढ़िए, आप देखिए आपको ब्रीथलेसनेस तो नहीं ले रहा है, जैसे सांस फूलना बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं मैं 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब मुझे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना है, सिंपल एक्सरसाइजेस करना है, जॉइंट्स के एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग करना है, फिर प्रॉपर डाइट वगैरह लेना है ताकि स्ट्रेंथ आए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ऐड ऑन करना है। मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम सांस ले रहे हैं तभी जी पा रहे हैं। जी। तो लोग क्या करते हैं, बस मसल फिटनेस के ऊपर है, लंग का फिटनेस कोई नहीं देखता है ना। तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज में उस पर्सन को हम लोग डालेंगे, फिर पेशेंट या पर्सन को लगता है कि नहीं अब मैं 4-5 सीढ़ी चढ़ पा रहा हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं है, उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज में जा सकता है। और एक टेस्ट होता है जैसे 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन है वो घर पे भी 6 मिनट वॉक कर सकता है। उस 6 मिनट वॉक में अगर 500 मीटर अगर वो चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं तो ही और शी कैन डू ऑल द टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 200 मीटर चलने में ही सांस फूल रहे हैं तो मतलब ही और शी नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। पहले तो जाके आप अपनी स्क्रीनिंग कराइए, आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कैसी है, प्रोटीन वगैरह कैसा है, कैरेटिनिन वगैरह कैसी है, एक बार ईको ईसीजी वगैरह हार्ट का करा के देखो, क्योंकि आजकल हम लोग का डाइट कोई सही नहीं होता है, फास्ट फूड बहुत सारा है। तो ये क्या करता है, हमारे आर्टरीज में जाके क्लॉग होते जाता है, डिपॉजिट होता है, और अचानक से जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, जो क्लॉग फंसी हुई है उसको पुश किया,
अब एनी हाउ जो सर्कुलेशन वो जाएगी कहाँ, वो हार्ट में जाती है, तो क्लॉट भी साथ में जाता है और वो उसको क्लॉक कर देता है। अब क्या है, पूरा पाथवे ही ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण वापस पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा और सडन कोलैप्स एंड सडन डेथ होता है। और ये सब इमीडिएट नहीं होता, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, बट ये क्लाइंट्स और जो जिम करते हैं उनको पता नहीं चलता है। इसी वजह से आजकल जिम्स में फैसिलिटी होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी रहता है जिम में, बहुत अच्छे अच्छे जिम्स में रहते हैं, जिसमें जो भी क्लाइंट्स हैं जो जिम कर रहे हैं उनका प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान होता है, कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट एक मेडिकल ट्रेनर है जिसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि पेशेंट को क्या से क्या हो सकता है, बट एक जिम ट्रेनर जो होते हैं बहुत सारे कार्डियो पल्मोनरी पे कोई ध्यान नहीं देता। इसको सिंप्लीफाई अगर और तरीके से करें तो सपोज अगर मुझे आज से जिम स्टार्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे सबसे पहले अपने बॉडी टाइप के बारे में जानना पड़ेगा एब्सोल्युटली। कि मैं कितना स्टेमिना अभी फ़िलहाल है मेरे में, और कितना मैं मेहनत कर सकता हूँ। यस। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान करेंगे कि हम क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरीके का है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्क्रीनिंग कर लो, अगर ब्लड की कमी है या और भी चीज़ों की कमी है तो पहले हम अपना न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा करेंगे, बिकॉज न्यूट्रिशन लेंगे तभी वो मसल को बिल्डअप करेगा। जी। आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करोगे, मसल पंपिंग होगा और बॉडी में ही न्यूट्रिशन नहीं, तो उसका फिर कोई रोल नहीं है। काफ़ी लोगों का रहता है कि मैम एक्सरसाइज तो खूब कर रहा हूँ बट लग नहीं रहे हैं, जिम भी जा रहा हूँ बट वो कट्स नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर वाइटामिन्स प्रोटीन्स नहीं रहते बॉडी में, बिकॉज मसल बिल्डअप तो वही करेगा। तो डाइट को भी प्रॉपर करना है, फिर एक्सरसाइज करना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो न्यूट्रिशन का जैसे मैम आपने बात किया यहाँ पे, न्यूट्रिशन कहाँ से ले, मतलब फ्रूट्स वगैरह है, नेचुरल चीज़ें हैं उससे लें, या फिर न्यूट्रिशन की कुछ मेडिकेशंस होते हैं? देखो, मल्टीविटामिन्स आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। वो सही है? ले सकते हैं, उसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको मल्टीविटामिन चालू करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि टोटली मल्टीविटामिन्स बॉयकॉट कर दो या लो ही मत, ऐसा नहीं है। अगर काफ़ी ज़्यादा लो होता है बॉडी में विटामिन्स की कमी, तो हम लोग को कुछ टाइम के लिए मल्टीविटामिन्स लेना पड़ता है, एक लोडिंग डोज लेना पड़ता है, और फिर आप उसको मेंटेन करिए अपने डाइट के साथ में। बिकॉज आजकल जितना भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें उतनी मात्रा में ही माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। सो मैम एक चीज़ आपने बोली कि एक्सरसाइजेस के थ्रू, जिमिंग के थ्रू हम अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं। सो उसका कोई एज लिमिट होता है कि इस एज के बाद कम हो जाता है, या इसको बढ़ा सकते हैं ऐसा? तो एक्चुअली क्या होता है, हार्मोन्स हमारा बॉडी इटसेल्फ बनाता है, जी। तो ये स्टार्ट हो जाता है हमारे एडोलेसेंस टाइम से ही, पहले भी रहता ही है, बट एडोलेसेंस टाइम में ही क्या ट्रिगर हो जाता है। अब हम उस एज लेवल में आ गए हैं, अब ये कंटिन्यू बनेगा, जो पूरा मस्कुलिन फीचर्स को लाने में हेल्प करता है। जैसे अपन देखते हैं बियर्ड्स वगैरह आ जाता है, वॉइस में हार्शनेस आ जाता है। एक छोटा बॉय और एडल्ट बॉय में काफ़ी डिफरेंसेस होता है, तो ये हार्मोन उस चीज़ को मेंटेन करता रहता है। बट अगर कुछ बीमारी हो गई है ना, तो ये थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बट टोटली ख़त्म नहीं हो सकता। मेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन, तो ये बनता रहता है। बाकी आप क्या है, सपोर्टिव डाइट वगैरह लेते रहो ताकि वो मेंटेन रहे। हार्मोन्स का कम ज़्यादा होने के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं, एक एलोपेशिया जैसा होने लग जाता है हेड के पर्टिकुलर एरिया में। कंप्लेन करते हैं पेशेंट्स कि मैम एक साइड से हेयर लॉस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हार्मोन का लेवल अब फ्लक्चुएट होने लग गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो फ्लक्चुएट होने लग गया है। तो उसके लिए प्रॉपर आप स्क्रीनिंग कराओ, अपना हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट कराओ। अगर कम ज़्यादा है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जो उसको कवर अप कर देगी। तो टेस्टोस्टेरोन और स्टेमिना दोनों लिंक्ड है? हाँ, वो लिंक्ड है। एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, बूस्ट करता है एनर्जी। मेन ये मेल्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना टेस्टोस्टेरोन रहेगा मसल में उतनी स्ट्रेंथ रहेगी, वो पर्सन उतने अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। टेस्टोस्टेरोन के लिए मैम ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इफेक्ट करती है? मेन क्या है, इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ होती है प्रॉपर हमारा स्लीप टाइम, बिकॉज ये हार्मोन है। हार्मोन ऐसे ही नहीं कि नॉर्मल भी बन जाएगा।
अगर हमारी बॉडी खुद स्ट्रेस कंडीशन में है, अगर हम दिन भर काम कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, पुअर डाइट है, तो बॉडी उसको नहीं बना पाएगी, है ना। हार्मोन कैसे बनता है, हमारे ब्रेन से, और वो जो पर्टिकुलर पार्ट जो हार्मोन को रिलीज करी, दोनों इंटर रिलेटेड है। ये पूरा फिजियोलॉजी है, न्यूरल कंट्रोल और साथ में अपना हार्मोनल कंट्रोल, जो हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं, जो ऑर्गन्स इस हार्मोन्स को रिलीज कर रही हैं। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, तब जाके ये हार्मोन्स अपने आप मेंटेन रहती हैं। मैम, कपिंग थेरेपी के बारे में बात करते हैं। जी जी। ये क्या होता है और ये किन के लिए होती है? देखिए, बेसिकली जो कपिंग थेरेपी है, ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कपिंग थेरेपी काफ़ी ज़्यादा मतलब एंशियंट ट्रीटमेंट है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना जो कपिंग थेरेपी था, ये इजिप्ट में चालू हुआ था। इजिप्ट मतलब काफ़ी टाइम पहले इजिप्ट में हुआ, फिर इजिप्ट के बाद वो चाइना में स्टार्ट हुआ। और ये कप्स, उस टाइम तो कप्स नहीं थे, वैसे मटेरियल नहीं थे। अभी जैसे हमारे पास सिलिकॉन कप्स होता है, ग्लास कप्स होते हैं, बैम्बू कप्स होता है, मतलब मटेरियल चेंज हो गया है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। बट उस टाइम पे जो कपिंग चलता था एंशियंट पीरियड में, उस समय एनिमल के हॉर्न्स को यूज़ किया जाता था, जो सींग होते हैं वो हॉर्न्स को यूज़ करके कपिंग थेरेपी किया जाता था। और एक बुक है एबरस प्रोफायरस नाम की, जो कि 1550 बीसी में वो बुक को लिखी गई थी, इजिप्ट के जो इजिप्शियन डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा। उसमें भी ये कपिंग थेरेपी का जिक्र है कि कोई भी अगर वहाँ पेशेंट होता था जिसको बहुत ज़्यादा फीवर आता था, स्किन में कई प्रकार के इन्फेक्शन होते थे, बॉडी पेन होता था, या वर्टाइगो होता था, या चक्कर जैसा आता था, तो वहाँ के लोग ये ट्रीटमेंट करवाते थे हॉर्न्स के माध्यम से। जैसे हम कप्स लगाते हैं, बॉडी स्किन में स्टिक करते हैं, तो कप्स लगाते थे। हमको पता है कि कपिंग थेरेपी हो रहा है, काफ़ी पुराना थेरेपी, बट अभी इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, बिकॉज हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे भरोसा करते हैं। अभी जैसे कुछ एविडेंसेस है, जैसे कुछ बॉडी पेन हो गया, इन्फेक्शन है, टाइटनेस है, इस चीज़ के लिए हम कपिंग थेरेपी करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो कि एक्टिवली वॉक वगैरह नहीं कर पा रहा है, काफ़ी टाइम से बेड रिडन है, तो ब्लड जमा हो जाता है, इस वजह से हम पेशेंट का कपिंग थेरेपी करते हैं, बिकॉज स्टैग्नेट ब्लड भी बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है। और सबसे पहले ये कपिंग थेरेपी अभी ट्रेंड में है, बिकॉज 2016 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो स्विमर है माइकल फेल्प्स नाम के, उन्होंने कपिंग कराया हुआ था। उसके बाद वो ओलंपिक में आए तो उनके शोल्डर और बैक वाले एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसा था। तो लोग पहले सोचे ये मतलब नीला या वॉयलेट कलर का ऐसा क्या है सर्कुलर फॉर्म में, टैटू जैसा, मतलब ऐसा हुआ। उसके बाद में उनके इंटरव्यू के दौरान पता चला कि वो एक ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे बॉडी वगैरह पेन वगैरह होता है उनको, मसल में टाइटनेस आती है, तो फिर ये कपिंग थेरेपी लेते हैं। दैट्स वाई वो अभी रिसेंट ट्रेंड में आया। इसके बाद काफ़ी सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने कपिंग थेरेपी स्टार्ट की, और इसमें भी काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म टॉपिक्स भी रहते हैं कि वेदर कपिंग ठीक है कि नहीं, ये अभी ट्रेंड से आया है। तो मैं वही बताना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है। तो ये पेनफुल थेरेपी नहीं है मैम? नहीं, इसमें बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। बेसिकली क्या करते हैं, जो स्किन होता है, स्किन में कप्स को लगाया जाता है। कप्स का जैसे मैंने आपको फॉर्म बताया, प्लास्टिक की कप्स होती है, ग्लास का होता है, सिलिकॉन होता है, बैम्बू होता है, इसमें भी हर्बल कपिंग भी अभी आ गया है। ओके। तो पेशेंट को जो कि रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट एक देता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करें, बहुत टाइटनेस है, थकान है, तो कपिंग के माध्यम से ठीक होता है। कोई पुरानी इंजरी है जिससे अकड़न या दर्द है, उसके लिए कपिंग किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, कप को पर्टिकुलर सरफेस में स्टिक करते हैं एक सक्शन देके। कप्स को यूज़ करने के लिए उसमें एक सक्शन देना पड़ता है गन के माध्यम से, वो पेशेंट के टॉलरेबल के हिसाब से उसको सक किया जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। 10 से 15 मिनट जो हमारा ट्रीटमेंट डोज है, जो टाइम है, उसमें हम रखते हैं। उसके बाद में उस कप को रिमूव किया जाता है। तो ऐसा कोई वो पेनफुल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, पेशेंट कन्वीनियंस के हिसाब से ही। ओके। सो मैम, जो टेपिंग होता है, स्पोर्ट्स पर्सन जो एल्बो पे या फिर इधर उधर जो लगाए रहते हैं, वो एक अच्छा दिखता है,
और आई फील कि आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे कि नहीं मुझे उस टाइप का टेपिंग करना है, चाहे क्रिकेटर्स हो चाहे फुटबॉलर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वो एक्चुअली होता क्या है वो चीज़? एक्चुअली जो काइनेसियोलॉजी टेपिंग होती है वो डिफरेंट कलर्स में आती है, और ये कलर्स का इसमें कोई वो नहीं कि ये कलर का अगर ये टेप है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, बट ये पेशेंट्स के अकॉर्डिंग है, पेशेंट कौन से कलर में कंफर्टेबल है। जैसे काफ़ी मेरे पास फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिनका डिमांड रहता है कि मैम ब्लैक कलर का टेप यूज़ कीजिए, बॉयज़ आते हैं मैम थोड़ा सा ग्रीन ब्लू कलर चाहिए क्योंकि दिखने में भी अच्छा लगता है। अभी क्या वो ऑन ट्रेंडी है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स वो टेप के साथ में रहते हैं। अभी रिसेंट जानवी कपूर की जो मूवी आई थी मिस्टर एंड मिसेस माही, तो उसमें भी वो जब क्रिकेट का प्रैक्टिस करी है तो उसमें भी उन्होंने टेपिंग ट्रीटमेंट लिया था। ओके। तो ये काफ़ी सारे स्टेटस वगैरह लोग देखते हैं फिर ये ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि टेप्स के कलर से कोई उसका इफेक्ट नहीं है, सारा टेप वही काम करता है, सब में वैसा ही इलास्टिसिटी होती है और सब कुछ बराबर है। वो आपका डॉक्टर ही जो है वो ही बता सकता है कि क्या बोलते हैं कि कौन सा पार्ट को ट्रीट करना है और उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। आप लोग ने देखा होगा उस टेप नॉर्मली टेप नहीं होता है, किसी में डिज़ाइन फॉर्म में भी रहती है, वो उसकी कट्स के ऊपर में डिपेंड करती है कि कौन से मसल्स को हम लोग को एक्टिवेट करना है और कौन से मसल्स को इनहिबिट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कलर्स यूज़ करते हैं। एक मसल एक्टिवेट करने के लिए तो हमने रेड कलर यूज़ कर दिया, एक को डीएक्टिवेट करने के लिए हमने ग्रीन यूज़ कर दिया, तो वो इस फॉर्म में रहती हैं। वो कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, वो ट्रीटमेंट है। हाँ, वो एक्चुअली ट्रीटमेंट है। ओके। मैम आइस पैक और कोल्ड पैक जो है उसमें कंफ्यूजन होता है, हमको भी थोड़ा सा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बट ये इसको एक्सप्लेन करिए कि इन दोनों का यूज़ कैसे होता है, किस किस चीज़ों में? देखिए जो आइस पैक बेसिकली होता है इसको हम रिसेंट इंजरीज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी 10 मिनट पहले कोई इंजरी हो गई या फिर इंजरी को 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, टिल दैट हम लोग एक्यूट फेज बोलते हैं। अगर इंजरी को घंटे हुए हैं कुछ या 2 से 3 दिन हुई है तो हम इसको एक्यूट फेज बोलते हैं। तो एक्यूट फेज में जो ट्रीटमेंट होता है तो इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आती है और पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। जैसे अगर एल्बो के पास में चोट लग गई तो आप देखेंगे थोड़ा सा रेडनिंग आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। उस कंडीशन में हम लोग को आइस पैक का यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन चल रहा है उसको आइस पैक ही रिड्यूस करेगा। और वहीं अगर कोई पेन है और कंडीशन जो काफ़ी क्रॉनिक हो चुकी है, मंथ्स हो गया है, तो उसके लिए हम लोग लेंगे हॉट पैक। हॉट पैक बेसिकली क्रॉनिक के लिए होता है और हॉट पैक में भी ऐसा है कि अलग अलग हीट पैक्स होते हैं। एक होता है मॉइस्ट हीट, एक होता है ड्राई हीट। आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा मतलब इलेक्ट्रिकल हीटर्स आ गया है हॉट पैक लगाने के लिए। तो वो एक ड्राई हीट है और एक होता है गर्म पानी का सिकाई, वो होता है मॉइस्ट हीट। तो दोनों का हीट का पेनेट्रेटिंग पावर में डिफरेंस होता है। मॉइस्ट हीट क्या है, काफ़ी डीप जाता है टिश्यूज़ में। ड्राई हीट क्या है, थोड़ा सुपरफिशियल लेयर के लिए होता है। तो बेसिकली जो हमारा हॉट पैक होता है उसको क्रॉनिक कंडीशन के लिए यूज़ करना है, जो कि कुछ हफ्तों से मंथ्स तक का कंडीशन हो, और रिसेंट इंजरीज के लिए हम लोग को कोल्ड पैक लेना है। सो दैट्स ऑल मैम। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आपने बताया। हमने जितने टॉपिक्स सोचे थे सारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं जी। और थैंक यू सो मच अगेन मैम। ओके, थैंक यू ऑल्सो, आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो ये थी डॉक्टर स्वीटी चौबे मैम जी। आपने पॉडकास्ट लास्ट तक देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि अगर जिस भी प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस हुआ है, आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो अपेक्स हॉस्पिटल रायगढ़ में आके आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर उनके आप क्लिनिक आ सकते हैं जो कि रायगढ़ शहर के कोतरा रोड में स्थित है। हिजोफेनिक क्लिनिक का नाम है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी नए आइकॉनिक गेस्ट के साथ। सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करते रहिए हमारे पॉडकास्ट।